अगला टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। मतलब ये भी मैनेजमेंट ही है, पर ये साइंटिफिक कहा जाता है इनको। बताते क्यों कहा जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ न्यू थिंकिंग ऑन द मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय द फ्रेडरिक विंसलो टेलर। किसने लिखा था ये? टेलर ने। एफ डब्ल्यू टेलर भी कहा जाता है इनको। एफ डब्ल्यू टेलर, हाँ, वो वाला टेलर नहीं, ठीक है। टेलर वाज अ पर्सन हु within a very short duration rose from the rank and ordinary labor to the position of the chief engineer। ये किस तरीके के लेबर थे, मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर एक लेबर क्लास बंदे से इंजीनियरिंग पोस्ट तक गए थे। इनकी अचीवमेंट बहुत हाई फाई है, समझ में? तो इन्होंने, जनरली जो मैनेजर होता है वो मैनेजर ही होता है, कभी एम्प्लॉय नहीं होता। वो MBA करा, उसके बाद मैनेजर बन गया, मैनेजर से, ठीक है, मतलब वर्कर नहीं होता। ये वर्कर से, मतलब लेबर क्लास से ये इंजीनियरिंग पोस्ट तक गए। तो इन्होंने पूरे लाइफ टाइम में अपने हर तरह की पड़ाव देखे। इन्होंने ये भी देखा कि वर्कर किस तरीके से काम करता है, वर्कर के बीच में रहे भी है। इन्होंने मैनेजर के बीच में मैनेजरियल एक्टिविटी भी करी, इंजीनियरिंग एक्टिविटी भी करी, ठीक है। तो इनको सारी चीजें पता थी, इन्होंने खुद ऑब्जर्व किया था इन चीजों को। और उसके बाद चीफ इन 1878 जॉइन द Midwell Steel Company in the USA as a laborer, and due to his hard work and dedication, he was able to reach in the position of the chief engineer in the same company। लेबर के तौर पे इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, और इन्होंने हार्ड वर्क की वजह से, अपने इतनी मेहनती थे कि इन्होंने जो है चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंच गए थे ये, ठीक है। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन ऑफ 6 ईयर, 6 साल के अंदर अंदर में ही हो गया था सब कुछ, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड टेलर conducted a number of experiments and came out to the conclusion that the amount of the worker labor was doing was far less compared to the what he was supposed to be doing। देखो जी, इन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर, जो इस टाइम पीरियड में जब इन्होंने काम किया, इन्होंने बहुत चीज़ एक्सपीरियंस करी, ठीक है, ऑब्जर्व करी। इन्होंने ये देखा कि जनरली क्या होता है कि जो लेबर जो है हमेशा उतना काम नहीं करती है जितना वो काम कर सकती है एक्चुअल में। कभी भी कोई लेबर जो है अपने, मतलब फुल अचीवमेंट को, जो अपना, जो उसके पास डिजायर्ड वो है, पावर है, उसका यूटिलाइज नहीं करती है वो, ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं करते वो। He gave a number of suggestions to solve the problem, and in doing so he gave the scientific outlook of management। इन्होंने कुछ नंबर ऑफ सजेशंस दिए, कुछ सजेशन दिए कि अगर इन सजेशन को अगर मानो तो लेबर जो है वो प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगी, ठीक है। और टेलर वर्क द बेथलेहम स्टील वर्क अप टू 1901 and thereafter they started providing service management to the consultant। उन्होंने बाद में जो है सर्विस मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम करना शुरू कर दिया था। मतलब कंपनी इनको बुलाएंगी और देखेंगे, दिखाएंगे कि भाई हमारे कंपनी में काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप देखिए। तो ये जो है इसका कंसल्टेंट का काम करने लगे थे आगे चल के, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्रिएटेड रिपेल इन द फील्ड ऑफ द मैनेजमेंट। टेलर डाइड इन 1915, 1915 में इनकी डेथ हुई थी, बट हिज कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन द इमॉर्टल। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के अंदर वो अभी भी इमॉर्टल है, मतलब अमरणशील है, तो ठीक है। आ जाते हैं जरा इसके बाद में। डेफिनेशन है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। It refers to management which think that the scientifically analytical work it would be possible to find one best way to do it। अगर आप किसी काम को करना चाहते हो तो पहले उसको साइंटिफिकली एनालाइज कीजिए, और अगर साइंटिफिकली एनालाइज करके अगर उस काम को करते हो तो उस काम को करने का वो बेस्ट तरीका होता है। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि पहले आप उस काम को एनालाइज करो कि किस किस तरीके से किया जा सकता है, उसे क्या क्या मेथड हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर, और उनको एनालाइज किया जाए, उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, कितने पावर लगनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसको परफॉर्म करेंगे तो बेस्ट तरीका निकल करके उस काम को परफॉर्म करने का, ठीक है। ये क्या कहता था? साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता था, ठीक है जी। उसी को इसी काम को करने के लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बताया कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, अपने आप आपका जो काम जो है वो साइंटिफिकली होने लग जाएगा, ठीक है जी। फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। पहला है सिस्टमेटिक अप्रोच। क्या है ये? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड इट इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इन अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर। मतलब कहा कि सिस्टमेटिक अप्रोच मतलब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स है इसके, वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप किसी भी एक्टिविटी को साइंटिफिकली पहले आप रीअरेंज करो,
कि कौन सा काम पहले होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, ठीक है। कंप्लीट इन साइंटिफिक मैनर, ठीक है, और साइंटिफिक मैनर में उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। साइंटिफिक मैनर में कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि उसका डिटेल एनालाइज करने के बाद उसको जो है परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। अगला है ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज। यहां पे मेंटल चेंज को लाने के लिए किया गया है, हालांकि वो भी मेंटल चेंज ही था, वो बिहेवियरल चेंज था। कौन सा? फॉयल के जो प्रिंसिपल से वो क्या कहते थे? बिहेवियर चेंज। उसके फीचर्स में पढ़ाया था ना कि वो क्या है? बिहेवियर चेंज, बिहेवियर में चेंज आता है मैनेजर और लेबर के, ठीक है ना। यहां पर क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन। इसका मेन मोटिव क्या था? मेंटल रिवॉल्यूशन को लाना, ठीक है, मानसिक क्रांति। समझ में आई बात? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग आउट अ कंप्लीट मेंटल चेंज बोथ इन द ओनर एज वेल एज द एम्प्लॉय। जो ओनर है उसके भी और एम्प्लॉय दोनों के दिमाग में जो है मेंटल रिवॉल्यूशन लेकर के आना चाहते हैं कि अगर जो एम्प्लॉय है वो अगर बेस्ट वे में काम करेगा तो उसके लिए भी फायदा है, और अगर ये साइंटिफिक वे में काम करवाएंगे तो इनके लिए भी फायदा है, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। और इनका कहना था कि जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो चलता आ रहा है ना उसको इन्होंने अवहेलना करी, इन्होंने मतलब उसका उन्होंने विद्रोह किया कि आप इस तरीके से नहीं चलोगे। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर मैनेजमेंट होता है और आपके दादा चलाते थे उसे, फिर उसके बाद आपके उसके जो है पिताजी संभालने लग गए, फिर आप संभालने लग गए, और ऐसे करते करते जो है आप उसी ट्रेडिशन में चले आ रहे हैं, उसी फ्लो में चले आ रहे हैं। आपने कभी रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं की कि इस काम को किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, किसी एक्टिविटी को कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें से बेस्ट तरीका कौन सा है आपने कभी रिसर्च ही नहीं किया। जो दादाजी ने बताया, जो पिताजी ने बताया, जो आपने बताया, लेबर उसी पे काम करते हुए आ रही है। समझ में? तो ट्रेडिशनल अप्रोच को इन्होंने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया कि नहीं, इस तरीके से तो हमें करना ही नहीं है, हमें रेगुलरली इस चीज के ऊपर रिसर्च करते रहना चाहिए कि हम इस काम को और कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो एडब्ल्यू टेलर के जो सिद्धांत है वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर लगते हैं, तभी तो देख रहे हो यहाँ पे हर चीज काम करने के बारे में बात हो रही है। समझ में बात? अच्छा, रिस्ट्रिक्ट रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। यहां पे क्या कहा इन्होंने कि इस मैनेजमेंट के इन प्रिंसिपल्स के अंदर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। इन्होंने इतनी बारीकी से ऑब्जर्व किया, मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के अंदर, कि एक एक स्टेप को, जैसे अगर आप एक पेन भी उठा रहे हो तो उस पेन को उठाने में कितने स्टेप्स लेते हो, उसको टच करते हो, चेक करते हो, फिर उठाते हो, फिर लिखते हो, तो वो एक एक स्टेप को इन्होंने ऑब्जर्व किया। और कैसे? कैमरे लगा के एम्प्लॉय जो क्या जितने स्टेप्स ले रहा है उस काम को करने में, क्या वो एक्चुअल में उतने स्टेप लगने चाहिए। इसीलिए तो इन्होंने कहा कि साइंटिफिकली उसको जो है एनालाइज करना है हमें। समझ में आई बात? ठीक है। तो क्या है, एकदम स्ट्रिक्टली उसको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेंस का रूल रखना चाहिए कि उसको ऑब्जर्व कर लो प्रॉपरली, उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्व एक स्ट्रिक्टली करना है बिल्कुल। ठीक है। Scientific management requires very strict observance of rule because the rules of the formed only after the due to analyze and there is a very little chance to error in them. कि इन्होंने कहा कि रूल्स तभी बनाए जा सकते जब आप स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करोगे। आपने कह दिया कि इस काम को 4 स्टेप में करके खत्म करके दिखाओ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा और 4 स्टेप में काम होने लायक ही नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा। समझ में आई बात? मतलब कहने का आपको एकदम स्ट्रिक्टली रहना है ऑब्जर्वेंस के टाइम पे, उसके बाद रूल बनाना है डिटेल एनालाइज करने के बाद। ठीक है। अगला है इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, इनका मेन मोटिव होता था कि किसी तरीके से जो आपके एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उनकी इफिशियंसी बढ़नी चाहिए। जो पहले 2 यूनिट बनाता था वो 4 बना पाए। अगर आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लगा ही दिए और लगाने के बावजूद आपकी इफिशियंसी नहीं बढ़े तो क्या फायदा है। तो जो प्रिंसिपल जो आप अपने फर्म में या जहां पे भी लगा रहे हो वहां पे आपके जो एम्प्लॉय होंगे, वर्कर होंगे, उनकी इफिशियंसी गेन अप करेगी, बढ़ेगी। आई बात में? तो ये आपके हो गए फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चले आगे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल, पहला है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस रूल ऑफ थंब का मतलब तो पता ही हो तुमको, अंगूठा है ना। क्या है हिंदी में इसका नाम? रूढ़िवादी, ना कि ऐसे है ना। हाँ।
विज्ञान ना कि रूढ़िवाद। मतलब कहने का यह है कि आप साइंस के बिहाफ पर चलो, ट्रेडिशन के बिहाफ पर नहीं। जो ट्रेडिशन चलते आ रहा, ये जरूरी नहीं है कि आप भी उसी को फॉलो करते हुए चलो। समझ में आई बात? ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? द प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्टक इन द सेट रूटीन विद द ओल्ड टेक्निक। हमें ओल्ड टेक्निक में फंसे नहीं रहना चाहिए। हमें किसी भी काम को करने के लिए नई नई टेक्निक्स इजाद करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। ठीक है। For doing work, rather we should constantly experimenting to develop a new technique which makes the worker much simpler and easier and quicker. मेरे को उस काम को बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए ताकि जो है वो और आसानी से और सुविधाजनक तरीके से, ठीक है, और जल्दी उस काम को वर्कर कर पाए। समझ में आई बात? ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला रूल क्या है आपका? साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। क्लियर हो गया एकदम। नेक्स्ट आपका हार्मोनी नॉट डिसऑर्डर, डिस्कॉर्ड। ठीक है, हार्मोनी। अगला पॉइंट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या है हिंदी में? क्या था इसका नाम? मैत्री ना कि मतभेद, मैत्रीपूर्ण ना कि मतभेद। ठीक है। मतलब कहने का यह है कि आपको कोई भी काम करना है, ठीक है, तो आप अपने एम्प्लॉइज के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। मतभेद नहीं होना चाहिए किसी के, कि मैं तुमसे एग्री नहीं करता, मतलब एम्प्लॉई मालिक से एग्री नहीं करता, मालिक एम्प्लॉई से एग्री नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या कहते हैं वो कि द प्रिंसिपल एम्फसाइज दैट द थ्री देयर शुड बी कंप्लीटली हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। अगर मैनेजमेंट वर्कर के साथ मिलकर नहीं चलेगा, वर्कर मैनेजमेंट के साथ मिलकर नहीं चलेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेस नहीं पा सकता। समझ में आई बात? हार्मोनी होनी चाहिए। हार्मोनी मतलब मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। दिस रिक्वायर मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द बोथ ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर, बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। इनको अपनी थिंकिंग के अंदर बदलाव लाना चाहिए। ठीक है। क्या चीज के लिए? मेंटल रिवोल्यूशन। अपने दिमाग में ये विचारधारा रखनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट के बिना हम नहीं है और हमारे बिना मैनेजमेंट है। दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो क्या है, क्या कहते हैं उसे? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद वर्कर एंड वर्कर शुड वर्क हार्ड टू विलिंग द एम्ब्रेस ऑफ द चेंज द गुड फॉर द कंपनी। कभी भी अगर कोई बहुत अच्छा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें से उनको बोनस की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए। तभी तो भाई इंसान काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किस लिए कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। तो अगर आप बहुत अच्छा कमा रहे हो ड्यू टू वर्क ऑफ लेबर, अगर लेबर की मेहनत की वजह से ही अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो उनको भी तो खुश रखो। समझ में आया? तो बोनस के तौर पर उन्हें अच्छा बोनस दे दिया आपने, तो मित्रतापूर्ण व्यवहार बना रहेगा। समझ में आया बात? इसी तरीके से लेबर क्या कर सकती है कंपनी के लिए? भाई वर्क हार्ड करो। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, तो ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड समझ में आ गया। ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तीसरा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या है इसका हिंदी में? एकता, ऐसा कुछ है क्या? सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग के साथ चलना है, व्यक्तिवाद नहीं। अपना अपना काम नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि भाई टीम को काम दे रहा हूं, ठीक है, टीम में से एक बंदे ने अपना काम पूरा कर लिया, भाग्य कर, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। आपको अपनी टीम के साथ चलना है। नहीं हुआ, आपका काम हो गया, आप अपनी टीम का काम कंप्लीट करवाओ। समझ में? सहयोग के साथ काम करना है। ठीक है। पॉइंट पढ़ते हैं। According to this principle, all the activities done by the different people must be carried on with a spirit of mutual cooperation. Taylor ने कहा, Taylor has suggested that the manager and the worker should jointly determine the standards. दोनों को ही एक दूसरे के साथ मिल करके स्टैंडर्ड्स तय करने चाहिए कि कितना काम हो सकता है। हम एक दूसरे से आपस में मिल करके कहेंगे कि भाई टारगेट कितने का रखा जाना चाहिए। आप अपनी मर्जी से टारगेट रख दोगे तो क्या हम काम कर देंगे? भाई मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों को मिल करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टारगेट क्या होना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? The increase that increases the involvement, thus the in turn increase in responsibility. अब जरा देखिए, मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग ना टारगेट जो है 20 यूनिट का रखते हैं, और ये मेरे एम्प्लॉय थे, मैंने इनके साथ मिल करके जो है टारगेट बनाया। इन्होंने बोला कि यार 20 तो ज़्यादा हो जाएगा सर, नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप क्या कहते हो 18 रख ले?
इन्होंने कहा ठीक है 18 रख लेते हैं। अब 18 का टारगेट, अगर 18 यूनिट का टारगेट अगर रख दिया गया तो उस टारगेट को रखने में इनका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस 18 के टारगेट को पूरा किया जाए, क्योंकि इन्होंने ही तो रखवाया है वो। अगर मैं खुद ही रख देता तो एम्प्लॉय क्या कहते हैं, अरे अपनी मर्जी से जो मन करे वो टारगेट रख देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि पूरा करो। समझ में आई बात? अब तो क्या हुआ कि मैंने एम्प्लॉय को ही कंट्रीब्यूट कर लिया उसी के अंदर। जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया उसके अंदर, तो अब तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी कंप्लीट करना। समझ, हाँ समझ में आई बात? तो इसको कहा जाता है क्या कि सहयोग के साथ चलना। तो इसीलिए कोई भी अगर टारगेट या कोई भी डिसीजन लेना है तो एम्प्लॉइज का भी सहयोग उसके अंदर होना चाहिए। ये वाला मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता वहां पे भी था, है ना। चलिए, फोर्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड every person to his great efficiency। हाँ जी, समझिए क्या करना है हमें, अपने जितने भी एम्प्लॉय या जितने भी मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको इतना डेवलप करना है कि उनकी जो काबिलियत है, मुझे दिख रहा है कि भाई इसके अंदर जो है बहुत अच्छी काबिलियत है, उस काबिलियत के टॉप मोस्ट लेवल तक उसको पहुंचाना है, उसको डेवलप करना है। मेरे को दिख रहा है कि भाई इस बोलने बंदे में बोलने का जो है कला बहुत अच्छी है, ये कम्युनिकेट बहुत अच्छा करता है, तो इसको कम्युनिकेशन लेवल को और ज़्यादा डेवलप करो, और ज़्यादा डेवलप करो, और वो हमारे काम आएगा। किसी में सेल करने की कला बहुत अच्छी है, तो उसके सेल्स को और ज़्यादा अच्छा डेवलप करो। समझ में? जिसकी जो भी वो है ना क्वालिटी, उस क्वालिटी को इतना अच्छा डेवलप करो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सके। समझ में आई बात? पॉइंट पढ़ते हैं। This principle concerned with the efficiency of employee which could be built in the right form of the process of the employee selection। जब आप एम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हो ना, उसी समय आप ये देखो कि वो बंदा किस काम के लिए बेस्ट है, और उसको वही काम दूंगा और उसी काम के लिए रखूंगा, और उसको उसी में ट्रेनिंग भी दूंगा ताकि वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा उसमें। समझ में आई बात? ठीक है। और क्या कहा इन्होंने? द वर्कर असाइन टू एम्प्लॉय शुड सूट देयर कैपेबिलिटी। जब भी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को काम दो तो उसको ये देखो कि उसकी कैपेबिलिटी उसके लिए है कि नहीं है। अब बंदा है सेल साइड का, आपने दे दिया काम उसको फाइनेंस का, कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का है कि उसकी कैपेबिलिटी जो काम सूट करता हो वही काम दो उसको, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर, उसका मन भी लगेगा काम करने में। समझ में आई बात? ठीक है। और वो अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएगा, तो मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है। इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। जब इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है, तो इफिशियंसी बढ़ने से क्या है, वो अर्न ज्यादा करेगा, अच्छा कमाएगा, भाई ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा कमा पाएगा। ठीक है। दिस विल इंश्योर द ग्रेटेस्ट इफिशियंसी ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ ऑफ द कंपनी एंड द वर्कर। और ये जो है कंपनी और वर्कर दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ये 4 ही प्रिंसिपल हैं एफडब्ल्यू टेलर के। समझ में आई बात? और ये 4 पे एक क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए और 4 प्रिंसिपल देकर के बोला कि इन 4 प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए ना मैं कुछ आपको टेक्निक देता हूं।